हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग प्रैक्टिस की शुरुआत कर रहे हैं ईवीएस से। और जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बिना हल्ला गुल्ला मचाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अमेज़न के जंगल किस देश में है, पूछ रहा है किस देश में है। तो ऑप्शन में ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोल्विया, गुयाना दिया गया है और इनमें से सभी है, तो इनमें से सभी सही होगा। अगर ऑप्शन में इनमें से सभी नहीं आएगा तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? ब्राजील लगाएंगे, क्योंकि ब्राजील में 50 से 60% तक अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं। बाकी 40% में अन्य देशों में फैले हुए हैं। लगभग 50% तक जानते हैं। अगर विश्व के सर्वाधिक घने जंगल पूछेगा तब भी उत्तर क्या लगाएंगे? विश्व के सर्वाधिक घने जंगल अगर पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? ब्राजील को लगाएंगे, सर्वाधिक घने जंगल। अमेज़न के जंगल से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जैसे विश्व की प्राण वायु किसे कहा जाता है? विश्व की प्राण वायु, तो आप क्या बताएंगे? अमेज़न के जंगल बताएंगे। विश्व की प्राणवायु अमेज़न के जंगल को कहा जाता है। वहीं पृथ्वी के फेफड़े आए तो पृथ्वी के फेफड़े क्या कहेंगे? पृथ्वी के फेफड़े भी बोलेंगे क्या? अमेज़न के जंगल को बोलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन पूछेगा तब भी यही उत्तर बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन, सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा है? तो आप इसी को उत्तर में लगाएंगे। अगर प्रश्न आएगा कि विश्व की लगभग 20% कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन से जंगल करते हैं, तो यही उत्तर लगाएंगे। विश्व की 20% CO2 का अवशोषण कौन से जंगल करते हैं? अवशोषण कौन से जंगल करते हैं? तो आप क्या लगाएंगे? अमेज़न के जंगल। अगर विश्व की 20% O2 का उत्सर्जन कौन से जंगल करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? उत्सर्जन में तो आप बताएंगे अमेज़न के जंगल। इस तरह के फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं। जैव विविधता किस जंगल में सर्वाधिक पाई जाती है, तब भी उत्तर क्या रहेगा? आपके अमेज़न के जंगल। क्या रहेगा? जैव विविधता किस जंगल में सर्वाधिक मिलती है? जैव विविधता तो आप बताएंगे अमेज़न के जंगल में मिलती है। एक बार चर्चा करते हैं ब्राजील से क्या प्रश्न ईवीएस के खंड से आ सकता है। तो सर्वाधिक घने जंगल कहाँ मिल रहे हैं? तो आप बताएंगे कहाँ मिल रहे हैं? ब्राजील में। लेकिन अमेज़न के जंगल किस देश में है? तो इनमें से सभी। विश्व की प्राणवायु किसे कहा जाता है? अमेज़न के जंगल। पृथ्वी के फेफड़े अमेज़न के जंगल। विभिन्न पॉइंट से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का पहला जैविक राज्य बना। जैविक राज्य किसे कहते हैं? ऐसा राज्य जो रासायनिक खेती बाड़ी में रासायनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग ना करे, अर्थात गोबर वगैरह देशी खादों का प्रयोग करे, उसे हम लोग जैविक राज्य कहते हैं। तो देश का पहला जैविक राज्य कौन बना? तो सिक्किम बना। और अगर पूछे कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना, पहला राज्य, तब भी उत्तर क्या बताएंगे? तब क्या उत्तर बताएंगे? हिमाचल प्रदेश देश का पहला कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला राज्य बना है। वहीं जैविक राज्य कौन बना? सिक्किम बना है। संसार में लगभग 70% प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आप क्या बताएंगे? संसार में लगभग 70% प्रकाश संश्लेषण होता है। यह कह सकते हैं संसार में सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन कौन करते हैं? ऑक्सीजन का उत्सर्जन कौन करते हैं? उत्सर्जन कौन करते हैं? तो आप क्या बताएंगे? शैवाल बताएंगे। विश्व में सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन शैवाल करते हैं। शैवाल का मतलब है कि बारिश में हम लोग देखते होंगे काई को ही विभिन्न प्रकार से हम लोग शैवाल कहते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती का अभाव पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं और विश्व में सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और लगभग विश्व में 70% प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
भारत में अधिकांश 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। बिल्कुल सही है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो हम लोग क्या बताएंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। यह मानसून भारत के किस तट पर सर्वप्रथम पहुंचता है, ये पूछ रहा है किस तट पर सर्वप्रथम पहुंचता है, तो मालाबार तट पर सर्वप्रथम पहुंचता है। मालाबार तट पर यह कब पहुंचता है, तो हम कह सकते हैं मालाबार तट पर जून के पहले सप्ताह में पहुंचता है। जून के पहले सप्ताह में पहुंचता है। पहला सप्ताह का मतलब है पहले जून से 7 जून के बीच लगभग सामान्यतया आ जाता है और पूरे पश्चिमी घाट के तट पर भारी वर्षा करता है। मैप में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और क्वेश्चन ताकि बना पाए। जैसा कि हम जानते हैं कि एक केरल देख रहे हैं, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से लेकर एक कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से लेकर मंगलौर तक के तट को हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट और मंगलौर से गोवा तक के तट को हम लोग केनरा तट कहते हैं और गोवा से लेकर के जो ताप्ती नदी तक है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से, मुख्यतः अरब सागर का ज्यादा रहता है, लगभग 65% तक। बाकी बंगाल की खाड़ी की भी आर्द्रता रहती है, लेकिन मुख्यतः अरब सागर से उठता है यह मानसून। और सबसे पहले कहां टकराता है, तो आप क्या उत्तर बताएंगे, मालाबार तट पर टकराता है। मालाबार तट पर कब टकराता है, तो आप बताएंगे जून के मालाबार तट पर कब टकराता है, तो जून के पहले सप्ताह में टकराता है। पहले सप्ताह में यह मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून कहां से उठता है, तो मुख्यतः अरब सागर से उठता है। मुख्यतः कहां से उठता है, अरब सागर से उठता है। और पश्चिमी घाट पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं। और पश्चिमी घाट पर इस एरिए में, यहां पर पश्चिमी घाट सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी भी है, पर्वत है, इस एरिया में भारी वर्षा करता है। अगर प्रश्न करे कि लौटते हुए मानसून की वर्षा अर्थात ठंडियों में वर्षा किस तट पर होती है, तो क्या उत्तर बताएंगे, कोरोमंडल तट पर होती है। लौटते हुए मानसून की वर्षा किस तट पर होती है, मानसून की वर्षा सर्वाधिक किस तट पर होती है, तो उत्तर क्या होगा, कोरोमंडल तट पर होती है। कोरोमंडल तट पर होती है। लौटते हुए मानसून की वर्षा कब होती है, तो ठंडियों में होती है, ठंडी को दिनों में होती है। हम जानते हैं कि जनवरी के आसपास ये ठंडियों में, दिसंबर जनवरी के आसपास ये वर्षा होती है। किस तट पर होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। कोरोमंडल तट के क्षेत्र में कौन आता है, तमिलनाडु राज्य आता है। तमिलनाडु राज्य आता है, तमिलनाडु याद रखेंगे। तमिलनाडु, वहीं मालाबार में मुख्यतः कौन होता है, केरल होता है। अगर भारत में मानसून की सबसे पहली वर्षा किस राज्य में होती है, केरल में होती है या मालाबार तट पर होती है। भारत में जलवायु कैसी पाई जाती है, अगर जलवायु पूछेगा तो जलवायु कैसी पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। अगर प्रश्न आए तो भारत में जलवायु कैसी पाई जाती है, तो बताएंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो फैक्ट है हम लोगों ने जाने, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चीन तिब्बत से भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, दर्रा पूछा है किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो हम लोग पढ़े हैं यांग्याब दर्रे से प्रवेश करती है। अगर पूछे सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो बताएंगे सिपकीला दर्रे से सतलज नदी भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। वैसे ये नदियां सतलज नदी हो या ब्रह्मपुत्र नदी हो, किस दर्रे से निकलती है, हम लोग बात कर लेते हैं। किस जगह से निकलती है, तो हम लोग बात कर लेते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं इस प्रश्न का। जैसा कि हम जानते हैं ये एरिया क्या है, कैलाश मानसरोवर झील है। कैलाश मानसरोवर झील तिब्बत चाइना में है।
सरोवर झील तिब्बत चाइना में है। यहीं से 3 नदियां निकलती हैं। एक तो निकलती है सिंधु नदी, सिंधु नदी निकलती है जो लद्दाख होते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, इसका नाम क्या है, सिंधु नदी। और एक नदी और निकलती है, इसका नाम है सतलज नदी, जो सिपकीला दर्रे से भारत में एंट्री करती है और हिमाचल प्रदेश होते हुए यह पाकिस्तान में चली जाती है। वहीं तीसरी नदी एक और यहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो किस नदी के नाम तिब्बत में सांगपो है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में क्या है, सांगपो है। निकलती कहाँ से है, कैलाश मानसरोवर झील से। एग्जैक्ट लोकेशन आपका पूछेगा, कैलाश मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं, तो 3 नदियां इस पास से निकलती हैं। कैलाश मानसरोवर झील के पास से एक सिंधु नदी, दूसरा सतलज नदी, तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो बताएंगे आप लोग, क्या लग बताएंगे, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन सतलज का पूछेगा तो क्या बताएंगे, राकसताल झील से निकलती है, राकसताल झील से यह नदी निकलती है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो क्या बताएंगे, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये सारे ग्लेशियर किसके निकट हैं, चाहे बोखरचू हो या राकसताल झील हो, चाहे ब्रह्मपुत्र से उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, ये तीनों ग्लेशियर कैलाश मानसरोवर झील के पास ही हैं। ये कैलाश मानसरोवर झील का एरिया है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी एक दर्रा है, यांग्याप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर एक प्रश्न यह आए कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो आप लोग क्या बताएंगे, दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। वहीं यह असम में किस नाम से इसे जानते हैं, असम में, असम अगर पूछेगा तो बताएंगे असम में यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर से जानी जाती है। जब इसके संगम पर लोहित और दिबांग नदियां मिलती हैं, लोहित पर ही हम जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका 9.15 किलोमीटर स्थित है। किसकी सहायक नदी है, वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। यह नदी जब यहाँ इसके अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ किस नाम से जानी जाएगी, ये नाम से जानी जाएगी दिहांग। और असम की घाटी में जब आती है तो यह किस नाम से जानी जाती है, तब यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। जब यह बांग्लादेश में एंट्री करती है, बांग्लादेश में, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से, जमुना। और गंगा यहाँ से आती है, गंगा नदी, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, पद्मा। और दोनों की इधर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से, यमुना नहीं, यमुना मत मानिएगा, जमुना के नाम से, और बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा के नाम से बहती है। फिलहाल हम जानते हैं कि फरक्का बैराज के पास गंगा नदी 2 धाराओं में बट जाती है। एक धारा पश्चिम बंगाल में चली जाती है, जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। इस नाम से, हुगली के नाम से। एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है, जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पद्मा। और इसकी संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। जब इससे एक नदी आती है मणिपुर से आने वाली नदी का नाम है मेघना या सूरमा कह सकते हैं। जब यह मेघना से मिलती है पद्मा, तो इसकी संयुक्त धारा को हम लोग क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। अगर प्रश्न आए कि ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है, तो क्या बताएंगे, मेघना के नाम से गिरती है। किस दर्रे से प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। अगर हिमाचल प्रदेश के दर्रे पूछे जाएं, हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं, तो बताएंगे कौन से दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं, तो आप शिरोबा से याद कर सकते हैं। किससे, शिरोबा, हिमाचल प्रदेश के दर्रे शिरोबा से याद कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे किससे, शिरोबा।
सिरोबा से हो जाएगा शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी, रोहतांग दर्रे से रावी नदी और शिपकीला दर्रे से एक फैक्ट याद करेंगे कि सतलज नदी भारत में एंट्री करती है। वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 3 दर्रे नीलिमा से याद कर सकते हैं। नीलिमा उत्तरी पानी में, तो नीलिमा से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, मां से माना दर्रा। ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? उत्तराखंड में। वहीं अगर सिक्किम के दर्रे पूछेगा, सिक्किम के दर्रे तो आप याद कर लेंगे सिक्किम, जैना को सिक्के पसंद हैं, जा से जेलेपला दर्रा, ना से नाथुला दर्रा। वहीं अरुणाचल प्रदेश के अगर दर्रे पूछेगा, अरुणाचल प्रदेश का दर्रा कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में अरुण ने बो दिया से याद कर लेंगे। अरुण ने बो दिया, बो से हो जाएगा बोमडिला दर्रा। वहीं दी से हो जाएगा दिफू दर्रा। वहीं या से हो जाएगा यांगयाब दर्रा, दिफू दर्रा और बोमडिला दर्रा। ये 3 दर्रे कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में सिरोबा से कौन है? शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा सिरोबा से याद कर लेंगे। उत्तराखंड में नीलिमा से याद कर लेंगे, नीलिमा, और सिक्किम में याद कर लेंगे जैना से। और महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, एक है आपका थाल घाट, महाराष्ट्र में भी याद कर लेंगे। एक है थाल घाट, एक है भोर घाट। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में थाली के लिए, भोजन के लिए सब लोग क्या करते हैं? सोते भी नहीं है, भोर में ही उठ जाते हैं भोजन के लिए। तो महाराष्ट्र के दर्रे यहां से याद कर लेंगे, थाल घाट, भोर घाट। केरल में है पाल घाट दर्रा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पूछ रहा है, तो प्रमुख त्योहार तमिलनाडु का क्या है? तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार क्या है? पोंगल है। पोंगल त्योहार वहां क्यों मनाते हैं? जैसे हम लोग उत्तर भारत के लोग मकर संक्रांति खिचड़ी के रूप में मनाते हैं। खिचड़ी त्योहार क्यों मनाते हैं? हम जानते हैं सूर्य के उत्तरायण होने का संकेत है धार्मिक दृष्टि से। वैसे ही तमिलनाडु के लोग जब सूर्य उत्तरायण होता है धार्मिक दृष्टि से, उस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाते हैं। पोंगल पर ही एक खेल वहां पर होता है जल्लीकट्टू का, एक यह धार्मिक रीति रिवाज से जुड़ा है, जिसमें क्या होता है? सांड और मानव के बीच लड़ाई कराई जाती है, सांड और मानव के बीच में। और इस खेल का क्या नाम है? जल्लीकट्टू का, जो धार्मिक खेल से जुड़ा है। कब होता है? पोंगल के त्योहार पर ही होता है। वहीं ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल का है, इसमें नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है। असम में 3 बिहू मनाए जाते हैं, जिसमें भोगाली बिहू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे भोगाली बिहू। वहीं दुर्गा पूजा कहाँ का है? दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का त्योहार है, पश्चिम बंगाल का त्योहार है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप एवं भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? प्रश्न पूछ रहा है। तो हम जानते हैं अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप और भविष्य का महाद्वीप। वहीं ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये हम जानते हैं कि अभी वर्तमान में 7 महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगर एक ट्रिक के माध्यम से इन महाद्वीपों का क्रम याद कर सकते हैं, एआऊ दन युवा से इनका क्रम याद कर सकते हैं। आकार में ए से हो जाएगा एशिया। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक तो क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या दोनों में यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं आ से क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है। वहीं ऊ से हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर का महाद्वीप है। वहीं दा से हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस नंबर का हो जाएगा? 4 नंबर का हो जाएगा। आ से अंग से अंटार्कटिका महाद्वीप जो दक्षिणी ध्रुव की ओर है, अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे हम श्वेत या गतिशील या वैज्ञानिकों के महाद्वीप के नाम से जानते हैं। फिर छठे नंबर पर आ जाएगा यूरोप महाद्वीप, यूरोप। वहीं 7वें नंबर पर कौन आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो शायद समझे होंगे, ट्रिक एयू दन युवा से याद कर सकते हैं महाद्वीपों का क्रम। और दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसा कि महाद्वीपों का क्रम देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका है। एक बार महाद्वीप देख लेते हैं मैप में। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अगर भौगोलिक दृष्टि से एक ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में आता है भौगोलिक दृष्टि से। वहीं राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर एक देश है डेनमार्क, डेनमार्क का इस पर अधिकार है। राजनीतिक दृष्टि से ग्रीनलैंड डेनमार्क में आता है। वहीं बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं। इसे अंध महाद्वीप, इसे पक्षियों का महाद्वीप, इसे अंध महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप इत्यादि की संज्ञा दी गई है। वहीं ये ऑस्ट्रेलिया है जिसको ओशनिया महाद्वीप भी बोलते हैं, ओशनिया महाद्वीप। वहीं अगला है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। वहीं एक और है यूरोप महाद्वीप। नीचे देखेंगे तो आपको अंटार्कटिका महाद्वीप सफेद दिखता होगा, श्वेत महाद्वीप, यहाँ हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। अगर बात करें यहाँ पर इन महाद्वीपों में क्या क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे हम लोगों ने कल अक्षांश को पढ़ा था, अक्षांश को पढ़ा था। जैसे भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर। यहां पर देख रहे हैं मकर रेखा गई है, मकर रेखा। वहीं पर ये क्या है? कर्क रेखा है। ये कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा जाती है? तो वह महाद्वीप कौन सा? उत्तर देंगे अफ्रीका महाद्वीप है। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा मुख्यतः बीचों बीच जाती है? तो बताएंगे मकर जाती है, मकर रेखा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? पूछ रहा है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। अगर 1980 पूछे क्या है, तो 1980 वन संरक्षण अधिनियम है। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो आप बताएंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। अगर पूछे आपसे वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण निवारण, निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, एवं नियंत्रण अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो बताएंगे 1981 में। 1986 में कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छाता विधान भी बोलते हैं, छाता विधान। छाता विधान किस अधिनियम को कहा जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, क्या कहते हैं? नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले को, उनको क्या कहते हैं? हैलोफाइट कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? लवणोद्भिद कहते हैं, लवणोद्भिद कहते हैं। वहीं हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? वह पौधे जो जल में उगते हैं, जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? जलोद्भिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोद्भिद कहा जाता है। वहीं जेरोफाइट अगर पूछे तो क्या बताएंगे? मरुस्थल में उगने वाले पौधे को कहते हैं मरुस्थल, मरुस्थल या शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे को कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? शुष्कोद्भिद या मरोद्भिद कहते हैं, शुष्कोद्भिद, या इसे क्या कहते हैं? मरोद्भिद कहते हैं, मरोद्भिद कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है? पूछ रहा है तुरंत ऊर्जा देता है। हम जानते हैं कि ऊर्जा देने वाले
जैसा कि हम पोषण में पढ़ चुके हैं, ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वसा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा देता है, वहीं वसा क्या करता है? वसा से हमें संचित ऊर्जा मिलती है। अगर पूछे कि वसा से कैसी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन उससे संचित ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? संचित ऊर्जा मिलती है। और तुरंत ऊर्जा अगर पूछे तो बताएंगे कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।